इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक चालू करते हैं। कुछ लेक्चर बचे हुए हैं गैस स्टेट के, वो भी आप कर लेना। और नया जो टॉपिक है ये हमारा है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन कर लेता हूं। देखिए क्या है पीरियोडिक टेबल। देखो इन जनरल 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एनसीईआरटी बोलती है कि 114 डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। 117वां एलिमेंट मिसिंग है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मिसिंग है मतलब अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, काम चल रहा है उसमें। तो ये एलिमेंट्स हमारे सामने हैं। अब इनकी 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, 3-4 इनकी खासियत है। उन सब को आधार में रखते हुए हमें पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ा। अब ये पीरियोडिक टेबल क्यों बनाना पड़ा, क्या है ये पीरियोडिक टेबल? हमने इन सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया एक टेबल में, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कुछ हमारे कॉज थे उनको पूरा करने के लिए एक टेबल का फॉर्मेशन किया, और उस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो वो कौन से कारण हैं जिसके लिए मुझे इसे बनाना पड़ा? तो सबसे पहली बात है कि मेरे पास 118 एलिमेंट है, तो मैं उनकी स्टडी कैसे करूंगा? तो उसका एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। तो सिस्टमेटिक स्टडी पहला पर्पस था पीरियोडिक टेबल बनाने का। दूसरा है कि साहब एक बात आप और सुनो, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, या पीरियोडिक टेबल में की छोड़ो, अब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। शो सिमिलर प्रॉपर्टी, और वो भी एक फिक्स इंटरवल के बाद। एक फिक्स इंटरवल के बाद, फिक्स इंटरवल जैसे लिथियम में और पोटेशियम में सिमिलर प्रॉपर्टीज है। और 3Li7 होता है और 19K39 होता है। और एक एलिमेंट है सोडियम 11Na23, ये भी इनके सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो आप क्या देख रहे हैं, 3Li 11Na और 19K, यहां पर एटॉमिक नंबर में 8 का अंतर है, और यहां पर एटॉमिक नंबर में 8 का अंतर है। तो एक फिक्स इंटरवल के बाद ये इससे और ये इससे सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसे बोलते हैं आवर्ती फलन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी खास बात है कि वो प्रॉपर्टीज का पीरियोडिक फंक्शन शो करते हैं। तो ये पीरियड जो टर्म है ना, पीरियोडिक टेबल, पीरियड, ये यहीं से आया है। पीरियोडिक फंक्शन आवर्ती फलन है, गुणों में आवर्ती फलन है। जैसे लिथियम सोडियम के सिमिलर है और सोडियम पोटेशियम के सिमिलर, आगे जाके और चेंज होते हैं, वो डिफरेंट थिंग है। तो शो सिमिलर प्रॉपर्टीज with a fixed
इंटरवल। अब इंटरवल का बेसिस टाइम भी हो सकता है, इंटरवल का बेसिस एटॉमिक वेट भी हो सकता है, इंटरवल का बेसिस एटॉमिक नंबर भी हो सकता है। यहां पर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की बात होगी। तो सिस्टमेटिक स्टडी करेगा, तो सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हमने एक टेबल बनाई, पीरियोडिक टेबल। दूसरा जो पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी। कि इनकी जो स्टडी है वो कंपैरिजन कैसे कर सकें, तो वहां भी इसका पर्पज है। तीसरा जो पर्पज है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स का एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया जाए, और वो क्लासिफिकेशन किया भी आगे जाके ग्रुप्स में। अभी आप आगे पढ़ेंगे ग्रुप्स क्या होता है, और पीरियड्स में। ठीक है जी। तो इनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया जाए और उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे सिस्टमैटिक स्टडी की जाए। तो ये कुछ पर्पज है जो पूरे करने के लिए हमने ऐसा किया है। अगली बात है कि जो ग्रुप और पीरियड है ये बड़ी हेल्प करते हैं, ये बड़ी हेल्प करते हैं एनालाइज करने में। क्या एनालाइज करने में? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को। जो जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, अभी हमने बताया कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, तो उनको एनालाइज करने में भी हमारी हेल्प करता है कौन? ग्रुप और पीरियड, जो इनका क्लासिफिकेशन का बेसिस बने थे। और वो प्रॉपर्टी का कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूं। वो प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती हैं? वो प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो सकती है। वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो सकती है, और वो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इन सारे पर्पस को पूरा करने के लिए हम पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन करते हैं। डेवलपमेंट, पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन जो पूरा हो गया है। अगला पॉइंट आएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में पहला साइंटिस्ट आया था राउस, और बड़ी मजेदार इन्होंने बात कही। और इन्होंने क्या कहा कि बेटा जी जो हाइड्रोजन है ये सभी एलिमेंट्स को बनाता है। तो प्रोट्स का जो नाम, प्रोट्स की जो परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस थी, वो देखो क्या थी कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। कि दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से बने। इनकी भी गलती नहीं थी, उसका भी कोई लॉजिक है, वो मैंने आपको मोल में बताया था। लेकिन ये सब जगह लागू नहीं होता, और ये बात सही भी नहीं है कि दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन से नहीं बन सकता। क्योंकि हाइड्रोजन जनरली हम लेते हैं ये 1H1 करके लेते हैं। तो इन्होंने जैसे मान लो हीलियम को मेजर किया तो वो 2He4 आया, तो अगर मैं मेजर करता हूं तो 4AMU आएगा। इन्होंने लिथियम को मेजर किया तो 3Li7 आया, मतलब 7AMU आ गया। ठीक है जी। और हाइड्रोजन का अगर मैं मेजर करता हूं
तो ये 1 AMU आता है। तो इनको ये लगा कि साहब ये 4 हाइड्रोजन से बना होगा और ये 7 हाइड्रोजन से बना होगा, क्योंकि 7 AMU 7 गुणा 1 7 जने हाइड्रोजन मिल गए तो एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। तो इन्होंने क्या सोचा कि एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, ये पूर्ण गुणज होता है, इंटीजर मल्टीपल होता है किसका? एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वेट का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात n का मान यहां पर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। ये इनका रूल था। फिर इस रूल के ड्रॉबैक्स क्या क्या हुए? देखो इसके ड्रॉबैक क्या हुए। इसके ड्रॉबैक क्या रहा कि ऑल एटम्स हाइड्रोजन से नहीं बन सकते। ऑल एलिमेंट्स कांट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, आप लिख सकते हैं। तो ये सभी जो एटम है वो हाइड्रोजन से नहीं बन सकते। दूसरी बात, सम एलिमेंट्स डज नॉट हैव होल नंबर ऑफ एटॉमिक वेट। भाई अगर एक का पूर्ण गुणज हो तो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4.5 तो नहीं होगा ना। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो 17Cl 35.5, फिर ये 35.5 कैसे हुआ? अगर एक का पूर्ण गुणज है तो ये फिर 35.5 कैसे हुआ? ऐसे ही मैं एक एग्जांपल दे देता हूं स्ट्रोंशियम का, वो 87.5 होता है, तो फिर ये स्ट्रोंशियम 87.5 कैसे हुआ? तो ये इसके ड्रॉबैक हुए, इसका जवाब क्वेश्चन नहीं आ सका। अगला जो था तो अब अगला देखिए, अगला जो था वो साइंटिस्ट था, उसने थोड़ा कमाल किया। तो अगला जो था वो था डॉबे-राइनर, और डॉबे-राइनर ने एक ट्रायड रूल दिया। तो ट्रायड रूल क्या था उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो डॉबे-राइनर जो थे, इन्होंने पॉइंट आउट किया, इन्होंने पॉइंट आउट क्या किया कि 3 एलिमेंट्स in a group shows similar physical property and similar केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। और इस 3 एलिमेंट की जो ग्रुप है इसको उन्होंने ट्राइड नाम दिया। तो डॉबे-राइनर क्या बोलते हैं? डॉबे-राइनर ने कहा कि अगर मैं कुछ एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में जमाता हूं तो वे सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, और उस 3 एलिमेंट के ग्रुप को उन्होंने ट्राइड नाम दिया डॉबे-राइनर ने। तो देखिए ये फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था rationalize the problem।
ये पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट था जिसने प्रॉब्लम को रेशनलाइज किया, एक सिस्टम दिया एलिमेंट्स को अरेंज करने का। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। मतलब आगे जाके यहीं से ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है कि एलिमेंट्स को ग्रुप में डाल सकते हैं, पीरियड में डाल सकते हैं, इस तरह से। तो इन्होंने कहा कि सर 3-3 के मैं ग्रुप में जमाता हूं तो वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। आगे चलते हैं। जैसे मेरे पास एक ये 3 एलिमेंट्स का सेट है। लिथियम का जो मास नंबर है वो 7 है और पोटेशियम का मास नंबर 39 है। अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉबेराइनर। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है, इनका जो एटॉमिक वेट है वो, और जो मिडिल एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक वेट है, ये पहले व लास्ट वाले दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज वेट होगा। मतलब कि जैसे इसका 7 है प्लस मैं 39 को जोड़ दूं और इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसका एवरेज ले लूं, तो ये एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम आएगा और ये कितना आएगा 46/2 23। इसका मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 23। ये डॉबेराइनर ने कहा। 2 पॉइंट कहे कि जो ट्रायड मेरा है, जो मैंने ट्रायड बनाया है, एक तो ये फिजिकल सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी, केमिकल सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी, दूसरा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसका अगर मैं एवरेज लूं तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास आएगा। ये उन्होंने कहा। अगला देखो, अगली बात क्या है? अगली बात है 3 एलिमेंट्स इन ग्रुप। ये हो गया, ये मैंने बता ही दिया। तो ऐसे बहुत सारे सेट्स हम बना सकते हैं, जैसे कि आपका है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी एक ट्रायड है। फॉस्फोरस, AsSB, ये भी एक ट्रायड है। एक बात ध्यान रखना, इन्होंने FeCO और Ni इसको भी ट्रायड में शामिल किया, ये ध्यान रखना। जबकि FeCO Ni का अप्रोक्स इक्वल एटॉमिक वेट होता है। अप्रोक्स इक्वल एटॉमिक वेट होता है। तो इस तरह के ट्रायड उन्होंने बनाए। ये भी एक ट्रायड है। एक ट्रायड और मैंने एग्जांपल देखा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो इस तरह के डॉबेराइनर के ट्रायड है। आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि साहब ये ट्रायड है या नहीं है, तो ये जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जानने के लिए आप कर सकते हैं कि उसके फर्स्ट एलिमेंट का वेट देख लो, लास्ट एलिमेंट का वेट देख लो, एवरेज निकाल लो, और अगर एवरेज आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये डॉबेराइनर का ट्रायड है। और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूं, जैसे स्कैंडियम, इटरबियम और लेंथेनम। सर के बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आपको मिल सकते हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है कि ये रूल जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ये सभी एलिमेंट्स पे लागू नहीं होता। कुछ सेट पे लागू हो रहा है, कुछ सेट्स पे लागू नहीं हो रहा है। लेकिन आप बात ध्यान रखें
कि ये फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था प्रॉब्लम को रेशनलाइज करने के लिए। जो चीज़ हम पकड़ना चाह रहे थे, जिस चीज़ पे जाना चाह रहे थे, उस चीज़ पे ले जाने का ये पहला प्रयास था। तो ये डोबेराइनर हो गया। इसके बाद आता है अगला। तो अगला देखिए, अगला साइंटिस्ट है न्यूलैंड। अगला साइंटिस्ट है न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। तो देखिए न्यूलैंड का सिंपल सा नियम है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट है टू कोरिलेट C1 आ रही है लेकिन तो कोरिलेट केमिकल प्रॉपर्टी विद एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करने वाला या केमिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक मास के साथ ट्रेंड देखने वाला पहला अटेम्प्ट था ये। और ये क्या कहता है कि जब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाता हूं, एटॉमिक वेट, जब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को जमाता हूं, कैसे? जब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में मैं अरेंज करता हूं एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स को अगर मैं अरेंज करता हूं तो फर्स्ट एंड एट्थ, फर्स्ट एंड एट्थ जो होते हैं एलिमेंट्स, वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे जैसे म्यूजिकल नोट होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो 1 2 3 4 5 6 7, आफ्टर 7 फर्स्ट का फिर रिपीटेशन हो गया, सा का फिर रिपीटेशन हो गया। सिमिलरली फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। एक बात ध्यान रखना, इनर्ट गैस या नोबल गैस उस टाइम डिस्कवर नहीं हुई थी, तो वो यहां हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी। देखते हैं, अब यहां नियोन आना चाहिए था,
पर नियॉन तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो इसके सिमिलर प्रॉपर्टी वाला आएगा। ऑर्गन के बाद पोटेशियम और कैल्शियम, इसके बाद ये लागू नहीं होता, ये लोअर एलिमेंट्स पे ही लागू होता है, लास्ट कैल्शियम तक 20 Ca 40 तक ही लागू होता है। तो देखते जाइए कि लिथियम पहला तत्व, फिर 8वां तत्व, अगर गैस को भूला जाए तो 8वां आएगा, उसके सिमिलर है। फिर सोडियम के बाद 8वां एलिमेंट, सोडियम के सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसका ड्रॉबैक था कि ये कैल्शियम के बाद वाले तत्वों पे लागू नहीं हो सकता, सभी एलिमेंट्स पे ये लागू नहीं हो पाया, ये केवल लोअर एलिमेंट्स पे लागू हो पाया। ये आपका न्यूलैंड का ऑक्टेन रूल था। अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला है लोथर मेयर कर्व। देखिए, तो जो लोथर मेयर कर्व है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में कर्व बनाया। ये एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में इन्होंने कर्व बनाया। तो कर्व में इन्होंने क्या देखा, पहली बात तो इन्होंने कर्व कैसे बनाया। देखो D = m/v होता है, तो V = m/d होगा। तो इन्होंने मास लिए एटम का और उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दिया और उनके वॉल्यूम निकाले, और वॉल्यूम निकाल के मास के साथ उसका ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ प्लॉट जब करते हैं तो 2-3 चीजें यहां देखने लायक है कि ये जो कर्व है यहां से यहां तक, ये जो मैंने अलग कलर में किया है ये है असेंडिंग लिम्ब। ये जो दूसरी लिम्ब है जिसमें मैंने नीचे की तरफ तीर लगाए हैं यह है डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है जी। तो डिसेंडिंग लिम्ब ये जो इलाका है ऊपर, ये टॉप ऑफ द कर्व है, और ये जो है ये बॉटम ऑफ द कर्व है। तो हिंदी मीडियम वाले अभी कर्व आपके सामने आ जाता है, इंग्लिश वाले बच्चे भी इस कर्व को देख सकते हैं। तो देखिए ये जो कर्व है
इसमें हमने क्या देखा, टॉप ऑफ द कर्व और बॉटम ऑफ द कर्व। तो जब इन्होंने ऐसा कर्व बनाया तो इन्होंने क्या देखा कि एक फिक्स इंटरवल के बाद सिमिलर पोजीशन पे, एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स आते हैं। जैसे जो आपकी असेंडिंग लिंब है, इस पे आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन एलिमेंट्स। आपका जो टॉप है, टॉप पर कौन आते हैं? आपके टॉप पर आते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है जी, यहां पर मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स आते हैं। जो डिसेंडिंग लिंब है उसके मिडिल में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, डिसेंडिंग लिंब पर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स आते हैं, जिसको मैं बोलता हूं एल्कली अर्थ मेटल। इनको बोला जाता है एल्कली मेटल। ठीक है जी, तो टॉप पर एल्कली मेटल आता है, बॉटम पर कौन आते हैं वो देखिए। असेंडिंग लिंब पर कौन आता है? असेंडिंग लिंब पर हैलोजन, या फिर मैं कहूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं असेंडिंग लिंब पर। मोस्ट इलेक्ट्रो मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव जो प्रॉपर्टी रखते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जिन्हें आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहते हैं। बॉटम पे आते हैं ट्रांजिशन मेटल। मोस्टली ट्रांजिशन मेटल आप बोलते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, बाद में पढ़ेंगे। और मेटालॉइड। तो मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहां पर आते हैं बॉटम पे। ट्रांजिशन मेटल प्लस मेटलॉइड्स ये आते हैं नीचे। तो ये सारा देख करके आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सेम प्रॉपर्टी वाले एक सिमिलर पोजीशन पर आ रहे हैं। सिमिलर एलिमेंट्स शो सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। तो इन्होंने क्या कहा, लोथर मेयर ने क्या रिजल्ट निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला? इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक वेट के फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर दोहराई जाती हैं, या एटॉमिक वेट की पीरियोडिक फंक्शन है, या परमाणु भार की आवर्ती फलन होती है भौतिक गुण। जो भौतिक गुण होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेयर ने कहा था, लोथर मेयर ने कहा था। और यही आगे जाकर के मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का आधार बना।
यही आगे जाकर के मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल का बेसिस बना। तो ये मेन चीजें थी जो लोथर मेयर में आपको पढ़नी चाहिए। अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला था मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। अगला था मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो ये मैं आगे कर देता हूं। मेंडेलिव की आवर्त सारणी। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक लॉ था, आवर्त नियम ऑफ मेंडेलिव, वो क्या था? ये कहते हैं कि properties of elements are periodic function. Properties of elements are periodic function of atomic weight. ये इनका पीरियोडिक लॉ था। 63 एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड थे उनको पहली बार सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया। पहली बार ऐसा कोई साइंटिस्ट हुआ जिसने 63 एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया। और देखिए, इसमें 8 वर्टिकल रो थी जिसे ग्रुप कहा गया, और 7 इसमें हॉरिजॉन्टल रो थी। सात इसमें थी हॉरिजॉन्टल रो। जिसे बाद में पीरियड कहा गया। 8 ग्रुपों में फर्स्ट टू 7 तक हर किसी में 2 सब ग्रुप होते थे। आठ में से प्लस जो 8th ग्रुप था, इसमें 3 रो थी और 3 रो में 9 एलिमेंट थे। मतलब मैं कहूं तो इसमें भी 3 सब ग्रुप थे। इसमें हर ग्रुप में 2 सब ग्रुप थे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इसी तरह से सेकंड ए सेकंड बी। तो जैसे फर्स्ट ए था, इसी तरह से फर्स्ट बी हो गया, सी यू ए जी ए। अब ये जो रखे गए, ये वैलेंसी तो सेम थी इनकी, केवल वैलेंसी सेम थी, बाकी कोई प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। उसके बावजूद भी इन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया। ये भी एक इनका ड्रॉबैक था।
कि एक एक दो सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये केवल वैलेंसी में सिमिलर थे, दूसरी कोई प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर नहीं थी, फिर भी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। ठीक है जी। इसी तरह से 7 जो हॉरिजॉन्टल रो थी उन्हें पीरियड्स का नाम दिया गया, और ये इसका इंट्रोडक्शन था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का। अगला देखो, आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं, इसके जो जनरल बातें थी वो पूरी हो गई हैं। आगे इसके मेरिट्स देखते हैं, इसके विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी विशेषताओं में ये मेंडेलीव की आवर्त सारणी, ये हम पढ़ चुके हैं। आवर्त सारणी की विशेषताएं, ठीक है। तो ये हिंदी वाले बच्चे इधर लिख सकते हैं। तो देखो क्या था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में। मेरिट नंबर 1, फर्स्ट टाइम ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ऑल एलिमेंट्स को अरेंज किया। दूसरा मेरिट था कि इन्होंने डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स को प्रोत्साहित किया। जैसे इन्होंने ऐसी बहुत सारी जगह खाली छोड़ी पीरियोडिक टेबल में जो इन्होंने बनाई, कि उन्होंने बताया कि वहां पर भविष्य में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, वो वहां रखे जाएंगे, और उन खाली जगहों को भी उन्होंने नाम दिया। जैसे हम कहें वो कौन सी जगह थी, उनका क्या क्या नाम था, और बाद में वहाँ कौन से एलिमेंट डिस्कवर होके आए। तो देखिए, उन्होंने पहला नाम दिया था एका बोरोन। वो एका बोरोन की बाद में वहाँ पर आया स्कैंडियम। दूसरा उन्होंने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जगह लास्ट में बाद में आया गैलियम। एका एल्यूमिनियम जो खाली जगह थी, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम के नीचे थी, उसका नाम दिया एक्यो एल्यूमिनियम, तो वहां पर गैलियम आया। इन्होंने अगली जगह का नाम दिया एका सिलिकॉन। वहां पर जर्मेनियम आता है, और इन्होंने एक और दिया एका मैग्नीज, और एका मैग्नीज की जगह आया टेक्नीशियम। तो ये खाली जगहों के नाम थे, और उनकी जगह बाद में डिस्कवर हुए जो एलिमेंट्स आए वो ये थे। तो जब खाली जगह छूटी तो एक एनकरेज मिला कि सब कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी करते हैं। दूसरी बात देखिए, इसको याद करने का क्या ट्रिक है। बीएससी करना सिंपल गेम नहीं है, ठीक है जी। बीएससी करना सिंपल गेम नहीं है। सिंपल फॉर एका सिलिकॉन SiGe सिंपल गेम नहीं है, यह अलग है। बीएससी सिंपल गेम नहीं है, यह अलग है एमटेक से। उसको MNTC से याद रख सकते हो।
आप इस तरह से याद रख सकते हो, बीएससी सिंपल गेम नहीं है, अलग है, एमटेक जैसा है। ठीक है जी, इसकी ट्रिक है अगर आप याद रखना चाहो तो। अगला इन्होंने क्या किया, करेक्शन इन एटॉमिक वेट। कुछ एटॉमिक वेट में करेक्शन किया, कैसे वो देखिए। एटॉमिक वेट का जो मेजरमेंट था वो था कि वैलेंसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इक्विवेलेंट वेट से, अगर वैलेंसी को मैं इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एटॉमिक वेट आता था। तो जैसे बेरिलियम था तो बेरिलियम का वैलेंसी 3 मान के चलते थे और इक्विवेलेंट इसका 4.5 था, तो इस तरह से इसका एटॉमिक वेट आता था 13.5। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, बेरिलियम की जो वैलेंसी है वो 2 ही है, और जब उसे 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट आया 9, और उन्होंने कहा कि 3Li7 और 5B10 के बीच में 4Be9 को रखा जा सकता है, और उसकी पोजीशन बताई और उसे सही करेक्शन जगह पे रखा, जबकि पहले वो बोरॉन से आगे था 13.5 होने की वजह से। तो करेक्शन इन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की कुछ पोजीशन को करेक्शन किया, उसके एटॉमिक वेट में भी करेक्शन किया। तो वो कौन कौन थे जिनका इन्होंने एटॉमिक वेट में करेक्शन किया? वो थे यू बेईमान इंसान, सोना प्लेटिनम चुराते हो। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट करेक्शन किया था। यू बेईमान इंसान, सोना प्लेटिनम चुराते हो, तो ये करेक्शन थे जो उन्होंने किए। अगला देखो, तो अगला आते हैं इसके डीमेरिट्स क्या है। देखते जाइए। हाइड्रोजन का जो पोजीशन था फर्स्ट देखिए, हाइड्रोजन का जो पोजीशन था वो अनसर्टेन था। वो फर्स्ट ए में भी उसे रखना चाहते थे और उसे 6th ए में भी, दोनों जगह उसे रखा गया, तो ये समझ में नहीं आया। दूसरा, उन्होंने लेंथेनाइड एक्टेनाइड का कोई पोजीशन फिक्स नहीं किया, फिर जो एटॉमिक वेट का जो ऑर्डर था ये भी इन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। जैसे कोबाल्ट और आयोडीन 127 और 58.5, इसके केस में इसे फॉलो नहीं किया गया। दूसरा, ऑर्गन जो है 39.5 और पोटेशियम 39, इसके केस में भी इसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया। तो जो एटॉमिक वेट का ऑर्डर है उसे भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया। हाइड्रोजन का कोई पोजीशन फिक्स नहीं हो पाया, लेंथेनाइड एक्टेनाइड का पोजीशन इन्होंने फिक्स नहीं किया, और एटॉमिक वेट का जो ऑर्डर था उसे भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। एक और बचता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो केवल वैलेंसी में सिमिलर थे उनको सेम ग्रुप में रखा सब ग्रुप के साथ में, तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, केवल वैलेंसी सेम थी।
तो वहाँ भी दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गलत साबित हुई वहाँ पर। अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये सारी बातें हैं। बाकी बातें अपन अगले लेक्चर में करते हैं। ये इस तरह से थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ाना बड़ा टफ होता है, तो इस तरह से थ्योरी आगे नहीं पढ़ाई जाएंगी, ध्यान रहे। आप प्रॉब्लम करिए, आपको जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसको एक बार ढंग से लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और थ्योरी अगर चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, और आप अपना चाहे वो यहाँ पढ़ते हो चाहे कहीं भी पढ़ते हो, अगर वो इसे पढ़ रहे हो तो 7791842004 पर आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। ये थ्योरी के नोट्स आप मंगा सकते हैं। टॉपिक का नाम आप भेजिए, अपनी क्लास भेजिए, और जो भी आप इंफॉर्मेशन भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।